इंडिया क्रूड के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है। क्रूड हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। निफ्टी 15, 17, 18% डाउन हुआ, वैसे कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया इंडियन मार्केट। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू लिक्विडिटी आ रही है और जो रिटेलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को संभाल रहे हैं। जितना जल्दी हो सके किसी भी न्यू एज इन्वेस्टर को या आप कहें तो यूथ को अपना जब करियर शुरू होता है तो उनको इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। चाहे आप SIP के थ्रू जाओ, चाहे आप ETF के थ्रू जाओ, चाहे डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू भी जा सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब एक ही टाइप के वर्ड है। ये सेक्टर जो है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बेकिंग कर रही है। 3-4 क्वार्टर से कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, डेट्स का बर्डन बढ़ रहा है। तो ये मेजर रेड फ्लैग है जब हमको थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। इंडिया का स्टॉक मार्केट एक नए फेज में एंटर कर चुका है। आज इन्वेस्टर्स सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि रियल वैल्यू, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और क्रेडिबल रिसर्च ढूंढ रहे हैं। और इसी मिशन के साथ मनी टीवी इन्वेस्टर्स को मार्केट के आगे का विजन दिखाता है। वेलकम टू मार्केट पिलर्स अनकवर्ड, एक ऐसी एजुकेशनल सीरीज जहां हम इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को शेप करने वाले एक्सपर्ट्स के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज, मार्केट स्ट्रैटेजीज और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स को डिकोड करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं सी गौतम पारीक, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जिनके पास इंडियन इक्विटी मार्केट्स में 8 साल से ज्यादा का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, फंडामेंटल रिसर्च और टाइम टारगेट बेस्ड इन्वेस्टिंग में इनकी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज ने उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच एक ट्रस्टेड मार्केट वॉइस बनाया है। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल चैलेंजेस एंड मार्केट आउटलुक फॉर 2026, इंडिया की नेक्स्ट 5 ईयर वेल्थ क्रिएशन स्टोरी, हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज, स्मार्ट IPO इन्वेस्टिंग के चेकलिस्ट और 3 मेजर रेड फ्लैग्स, और बिगिनर्स कैसे सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। गौतम, वेलकम टू मनी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। वेल, राइट नाउ हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं मार्केट में। ऑयल प्राइसेस हो, गोल्ड इंपोर्ट्स हो, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो इन सब के चलते 2026 में मार्केट्स को आप कैसा शेप अप होता देखते हैं अगले जो महीने बचे हैं उनमें? एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले तो क्रूड की अगर बात करें, इंडिया क्रूड के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है। क्रूड हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, या यूँ कहें 85% ऑफ टोटल कंजम्पशन हमें क्रूड इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा गोल्ड के ऊपर हम वैसे डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन गोल्ड में इंडिया में चलन गोल्ड का बहुत है। तो क्वांटिटी वाइज हमने पिछले 10 सालों में लगभग 700-800 टन हम एनुअली गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। क्वांटिटी वाइज हम सेम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्राइस वाइज अगर देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ गया है। तो वो भी हमारा इंपोर्ट का बिल क्रूड और गोल्ड का मिलाकर काफ़ी बड़ा बर्डन पड़ता है। तो ये एक वैसे देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आउटफ्लो होता है डॉलर, वो एक रिस्क होता है मार्केट के लिए। इसके लिए मार्केट में हमने दबाव भी देखा है। वो पिछले काफ़ी सालों में, या यूँ कहे 4-5 सालों में, FI ने कंटिन्यूसली जो इंडियन मार्केट्स में आउटफ्लो किया है, FI ने माल बेचा है, उसकी वजह से भी थोड़ा मार्केट के ऊपर प्रेशर रहा है 2-3 सालों में। क्योंकि 2023 के बाद आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर की वजह से, प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग प्रेशर और FI की बिकवाली की वजह से इंडियन मार्केट में एक जो अच्छा ट्रेंड चल रहा था पिछले 2-3 साल, कोविड के बाद जो मार्केट बढ़ा, वो फिर कहीं ना कहीं उस मोमेंटम में वापस गिरावट आई और मार्केट्स गिरते चले गए। और पिछले 2 साल से कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड में बाजार चल रहा है। और FI की बिकवाली की वजह से, क्रूड बढ़ने की वजह से और गोल्ड का जो इंपोर्ट होता है उसकी वजह से रुपी भी वीक होता चला गया। रुपी वीक होने से भी FI का कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है इंडियन मार्केट से कि वो बेचेंगे रुपी और डॉलर लेके जाएंगे वापस यहाँ से, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। फिर भी इंडियन मार्केट को अगर आप देखेंगे, उसका अगर तुलनात्मक विश्लेषण करें हम, उतना नहीं गिरा है जितना पहले FI बेचते थे तब मार्केट गिरता था। निफ्टी 15, 17, 18% डाउन हुआ, तो उसको हम वैसे कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया इंडियन मार्केट में, क्योंकि जो लिक्विडिटी है बाजार में
डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू लिक्विडिटी आ रही है, और जो रिटेलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को संभाल रहे हैं। तो ये सब हेडविंड्स के चलते और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी हम देख रहे हैं, इसके बावजूद क्या आपको लगता है अगले 5 साल में इंडिया में इनफ वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, मार्केट में इनफ बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई बिगेस्ट डिप होता है, उसके बाद बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। कोविड जैसे हमने देखा, कोविड के बाद एक 3 साल का अच्छा रनअप था, फिर एक रनअप के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो, जैसा हमने बात की, तो उसकी वजह से मार्केट एक कंसोलिडेशन में चल रहा है पिछले 2 साल से, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं है। कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी गिरावट हुई, तो जब गिरता है बाजार तो उसमें एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो उस अपॉर्चुनिटी के चलते, और आजकल जो नई पब्लिक आ रही है वो भी लोग बाग एजुकेटेड है सब, और उनको भी समझ में आता है कि बाजार गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं उसको। तो नया माल रिटेलर्स नहीं बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी कोई ज्यादा आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इनफ्लो ही हो रहा है। म्यूचुअल फंड का जो फिगर है वो बढ़ती ही चला जा रहा है, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट को ऊपर बढ़ाने के लिए जरूरत होती है लिक्विडिटी की, और लिक्विडिटी हमारे देश में अच्छी आ रही है शेयर बाजार में, तो रिस्क नहीं है। आगे 4-5 साल का जो टाइम पीरियड है वो अच्छा दिख रहा है मुझे पर्सनली। ओके, तो अगर आज कोई मार्केट में अपना जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो पहली एडवाइस क्या होगी आपकी कि किस तरीके से उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना चाहिए, और किन सेगमेंट्स या इंडस्ट्रीज में वो अभी निवेश कर सकते हैं अगले कुछ साल, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के होराइजन से? देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके, किसी भी न्यू एज इन्वेस्टर को या आप कहें तो यूथ को अपना जब करियर शुरू होता है तो उनको इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। चाहे आप SIP के थ्रू जाओ, चाहे आप ETF के थ्रू जाओ, चाहे डायरेक्ट इक्विटी में अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको मार्केट का समझ है तो आप डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू भी जा सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है। अच्छे जगह पे आपने कोई इंडस्ट्री पकड़ी, जैसे आपने इंडस्ट्री की बात कही, मैं इंडस्ट्री के ऊपर आऊंगा, तो अगर सही लेवल्स पे आपने कोई इंडस्ट्री या सेक्टर को अगर एक्यूमुलेट किया तो हो सकता है आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो में आगे देखने मिल सकती है। इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो इंडस्ट्री अभी पावर का खेल चल रहा है। आप अगर देखें कि USA और ईरान का जो वॉर चल रहा है, मेन खेल क्या है? पावर का है, क्रूड का है। तो पावर जिसके पास है वही व्यक्ति, वही कंट्री मतलब पावरफुल है, और हम क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें आने वाले समय में क्रूड के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं हमारे पिछड़ने का कारण भी यही है कि अगर हम किसी चीज के ऊपर, बाहरी देशों के ऊपर, बाहरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो हमें खतरा देता है आगे। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिन्यूएबल एनर्जी, अब जैसे कुछ लोगों को पता नहीं होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि सोलार, अगर हम सिंपल भाषा में अगर बात करें, सोलार, विंड, वाटर, ये इससे जो एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी को कंज्यूम करने से पहले ही वो वापस जनरेट हो जाती है, जबकि फॉसिल फ्यूल में ऐसा नहीं है। फॉसिल फ्यूल में सालों साल लग जाते हैं, उसको कंजम्पशन के बाद जब वापस से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है और बहुत बड़ा कॉस्ट उसमें लगता है। और जो हमारा इंपोर्ट का बिल है क्रूड का, वो भी बहुत बड़ा बिल इंपोर्ट का आता है। तो जब हम एनर्जी, क्लीन एनर्जी में लीडर बन जाएंगे, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब एक ही टाइप के वर्ड है, तो अगर उसमें हम लीडर बन जाएंगे तो काफी कुछ हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाएंगी। और ये सेक्टर जो है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बेकिंग कर रही है और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी कार्बन एमिशन 0 हो जाएगा, और गवर्नमेंट का प्लानिंग भी है काफी बड़ा इसमें। तो ये सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग। बट हम और ग्रीडी हैं तो हमें एक और सेक्टर अगर बियॉन्ड एनर्जी भी जानना चाहें, रिन्यूएबल्स के अलावा कोई दूसरा या तीसरा 2-3 और सेक्टर्स जो लॉन्ग टर्म में जिनमें प्रॉमिस आपको दिखता है, वो क्या होंगे? देखिए, एक और सेक्टर में आपको बताना चाहता हूं कि डेटा सेंटर एक वर्ड आया है नया। डेटा सेंटर ऐसा है कि आज के समय में डेटा एक बहुत बड़ी एसेट बन रही है। डेटा हर समय बदलता रहता है। आज जो लोगों का टेस्ट है, आज जो लोगों का पहनावे का ट्रेंड है, वो हर हफ्ते बदल जाएगा। फास्ट फैशन जिसको बोलते हैं, तो वो हर हफ्ते बदल जाता है। टेस्ट भी हर हफ्ते चेंज हो जाता है, और लोगों का जो सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, वो सब बदलते रहते हैं। तो उसकी वजह से डेटा का जो क्वांटिटी है वो बढ़ते चला जा रहा है। और फिर गवर्नमेंट के रूल्स भी ऐसे हैं कि डेटा को आप आउट ऑफ द कंट्री कहीं स्टोर नहीं कर सकते, प्राइवेसी को देखते हुए, या फिर गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेशंस है
तो यहाँ पे इंडिया में बड़े बड़े डेटा सेंटर बनने वाले हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर बनने वाले हैं, उनमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। उससे एक कोई इंडस्ट्री अगर ग्रो करती है तो उसकी वजह से बाकी जो उसके सहायक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे डेटा सेंटर बनेगा तो वहां पे आपको वायर केबल वाली इंडस्ट्री भी बढ़ती हुई दिखेगी, आपको डेटा सेंटर में बड़े बड़े सर्वर्स लगेंगे तो फिर कूलिंग सिस्टम भी लगाना पड़ेगा, तो वो सब भी बढ़ेंगे। तो आने वाले समय का एक बहुत अच्छा सेक्टर बनेगा। इंटरेस्टिंग, दैट्स एन इंटरेस्टिंग टेक। बट एक और चीज जो बहुत ज्यादा तेजी पकड़ रही है इज द आईपीओ मार्केट। कई सारे आईपीओ हम देख रहे हैं, दोबारा वो एक फेज आया है जहां पे बहुत सारे आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं। सो अगेन फॉर बिगिनर इन्वेस्टर्स जो आईपीओ रश देख रहे हैं और जिन्होंने देखा है कि पास्ट में सम ऑफ द मोर सक्सेसफुल आईपीओज ने जितना अच्छा रिटर्न्स दिया है इन्वेस्टर्स को, तो अगर आज कोई आईपीओ में अप्लाई करना चाहे या कंसिडर करे कि उन्हें इन्वेस्ट करना है, तो ऐसी कौन सी 3 से 4 बातें होंगी जिनका ध्यान उन्हें रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी सब्सक्राइबिंग टू एनी आईपीओ? देखिए, जब भी मार्केट में एक बड़ा रनअप आता है तो आईपीओ की भी बाढ़ आ जाती है। आईपीओ भी बहुत सारे आते हैं, तो उसमें आपको अब सेलेक्ट करना बहुत कठिन होता है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि आपका सबसे पहले तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना होता है कि कंपनी कितना पुरानी है। फिर उसके मैनेजमेंट का कोई अगर आप इंफॉर्मेशन निकाल सको कि मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पुराना उनका कितना क्या रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद में आपका कंपनी के ऊपर डेट बर्डन कितना है। कंपनी आईपीओ ला रही है तो कहीं पूरा का पूरा डेट रिपेमेंट के लिए तो नहीं ला रही है। कई बार कंपनीज पूरा डेट रिपेमेंट करने के बाद फिर इन्वेस्टर को चूना लगा देती है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। और एक्सपांशन के लिए अगर आईपीओ आ रहा है कि कंपनी खुद को एक्सपांड करना चाह रही है, तो वो एक अच्छी चीज है। फाइनेंशियल भी अब आजकल जो भी है समझदार लोग, आईपीओ आता है तो वो पूरा उसका लेखा जोखा चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बाग चेक नहीं करते, चेक करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो जरूरी चीजें मैंने बताई वो जरूर चेक कर लें। वैल्यूएशन चेक करना चाहिए, वैल्यूएशन की कहीं फेयर वैल्यू है कि नहीं है, वैल्यूएशन कहीं हायर वैल्यूएशन पे तो नहीं आ रहा आईपीओ, वो सब चेक करना चाहिए। ओके। और ये मोस्टली सारे मेट्रिक्स जो हैं वो डीआरएचपी में मिल जाते हैं आसानी से। सो एक और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि कई जो लोग हैं उन्हें ये तो समझ में आ जाता है कि कब खरीदना है, बट एग्जिट कब करना है कई लोग वो मिस कर जाते हैं, एंड देन इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल इन मेनी केसेस। तो ये कैसे जाना जाए कि कब मुझे एक स्टॉक से एग्जिट करना है? देखिए, ऐसा है कि मेरा एक स्ट्रेटेजी है, मैं ज्यादातर वर्ड अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह पे यूज करता हूँ, टाइम टारगेट। कंपनी अगर अच्छी है तो आपको उसमें एक टाइम टारगेट सेट करना चाहिए। 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी आप कर सको। चाहे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें भी टाइम टारगेट होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि आज इन्वेस्ट किया, उसको कल देखने लगेंगे कि आज हमारा इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो हो गया या हमारे म्यूचुअल फंड का एनएवी कितना बढ़ गया है। एक पौधा हम लगाते हैं तो पौधे को बढ़ने में टाइम लगता है, उसको फल लगने में, उसमें फूल लगने में, उसके पत्ते निकलने में टाइम लगता है। तो इन्वेस्टमेंट भी एक पौधा ही है, उसको बड़ा होने में, ग्रो होने में टाइम लगता है। तो टाइम टारगेट जो आप सेट कर सको, कि मन में आपको सेट करना पड़ेगा कि कंपनी आपका अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का फाइनेंशियल बढ़िया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ रहा है। शेयर का प्राइस देखिए मार्केट के मूवमेंट्स पे रहता है, वो अप एंड डाउन। मार्केट अगर अप हो रहा है तो शेयर हो सकता है कि ऊपर जाए, और मार्केट में किसी वजह से अनसर्टेनिटी की वजह से कोई डिप आता है तो शेयर भी डिप हो जाते हैं। लेकिन आपको उस समय थोड़ा कूल रहना पड़ता है, काम रहना पड़ता है कि हमें हमारी कंपनी के ऊपर भरोसा है, वो अगर आगे अच्छे ग्रो करने वाली है तो उसमें बेचने की जरूरत नहीं है। प्राइस अप डाउन चलता रहता है। तो टाइम टारगेट आपने अगर सेट कर लिया कि 10 साल 15 साल मुझे बेचना नहीं है, तो फिर एग्जिट की बात ही नहीं निकलती है। बट ये आप बहुत पॉजिटिव पिक्चर में आप जा रहे हैं, बट अगर एग्जिट करना है जब स्टॉक में कुछ रेड फ्लैग्स हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तब कैसे जाना जाए कि अभी दिस इज व्हेन आई शुड कट माय लॉसेस एंड एग्जिट? उसकी क्या तरीका है? वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो रह गया पॉजिटिव साइड जो मैंने बात की। अब हमें स्टॉक्स से एग्जिट भी करना पड़ता है। सब अगर हम सकारात्मक सोचे तो वो काम बनेगा नहीं। कई बार क्या होता है, कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आता है, और ये कई बड़ी बड़ी निफ्टी कंपनीज में भी हुआ है। होता है। तब आपको सही समय पे सही कदम उठाना पड़ता है। तब हो सकता है कि कोई कंपनी में बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आया, वो प्रोमोटर भी बोल रहे होंगे कि नहीं हमारा कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तब आपको सही समय पर कदम आपको उठाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू हो सकता है, कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह रहती है, जैसे टेरिफ का अभी चक्कर चल रहा था, काफी टेरिफ बैरियर हुआ, नॉन टेरिफ बैरियर हुआ,
तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की वजह से भी कई बार कंपनीज की रेवेन्यू हिट हो सकती है कि कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गवर्नमेंट ने, या फिर कुछ ऐसे रेगुलेशंस लगा दिए जिससे रेवेन्यू हिट हो सकती है। तो ये इस तरह के अगर रेगुलेशन आते हैं या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है या फिर कंटिन्यूअसली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो रहा है, परफॉर्मेंस मतलब रेवेन्यू डिप हो रहा है या फिर आपका बॉटम लाइन डिप हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, 3-4 क्वार्टर से कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, डेट्स का बर्डन बढ़ रहा है, तो ये मेजर रेड फ्लैग है जब हमको थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। सो परफॉर्मेंस, गवर्नेंस इश्यूज और रेगुलेटरी हर्डल्स को ट्रैक करता रहना चाहिए। यस, इंटरेस्टिंग। बट लेट्स नाउ टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स। हमने स्टॉक्स इन्वेस्टिंग की बात की, म्यूचुअल फंड्स में जो नए निवेशक है उन्हें अपनी रिस्क एपेटाइट को इवैल्यूएट करके कैसे सही फंड्स या सही एवेन्यूज, व्हीकल्स में अपना पैसा पार्क करना चाहिए, क्योंकि आज म्यूचुअल फंड्स में कितने सारे ऑप्शंस हैं। सो हाउ टू चूज द राइट वन? देखिए म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी के जैसे ही जो रिस्की इन्वेस्टर होते हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ जाते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप में आपका रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा उसमें बनने का चांसेस रहता है। तो म्यूचुअल फंड में भी वैसे ही है, लार्ज कैप फंड्स है, मिड कैप फंड्स है, स्मॉल कैप फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स भी है। तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप फंड को चूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आपको फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, फंड मैनेजर का आपको ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके पैरेलली अभी एक नया ETF का जो चलन चल रहा है, तो उसमें म्यूचुअल फंड में हो सकता है कि आपको SIP का कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, कैसे होता है नहीं होता है, उसको कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। तो ETF डायरेक्टली डीमैट अकाउंट से भी हो जाता है। तो दोनों ही चीजें ठीक है, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में कई सारी चीजें जो मैंने बताई वो चेक करके ही काम करना चाहिए। तो आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे शुरू की, एंड स्पेशली जब बहुत अनसर्टेनिटी होती है या वॉलेटिलिटी का एक फेज चल रहा होता है, तो हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड? देखिए सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी आपने बात कही, अनसर्टेनिटी तो एक ऐसा वर्ड है जो डरावना भी बहुत है और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, एक सेकंड के बाद में क्या होने वाला है हमें किसी को भी पता नहीं है। तो अनसर्टेनिटी के साथ निकलती है अपॉर्चुनिटी, मौके भी निकलते हैं। अभी जैसे वॉर चल रहा था तो वॉर भी सर्टेन नहीं था, कुछ लोगों को लग रहा था कि मार्केट अभी 1-1.5-2 साल के लिए नीचे चला जाएगा या फिर बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो चीजें जो है वो सर्टेन कुछ भी नहीं है, एक बुरा दौर आता है फिर उसके बाद में अच्छा दौर आता है। तो खुद को हमें मोटिवेटेड रखना पड़ता है। और आपने मेरी जर्नी की बात कही, मैंने लगभग मुझे 10 साल हो गया है इस फील्ड में। मैं इनिशियली एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था, वहां से काम मैंने शुरू किया था, फिर खुद के ऊपर काम करता गया, नए नए डेवलपमेंट्स होते गए। फिर सेबी के साथ मेरा रजिस्ट्रेशन मैंने किया एज ए रिसर्च एनालिस्ट। फिर कई लोग मेरे साथ जुड़े, सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस मेरा बढ़ाया। तो डे टू डे बेसिस पे काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो काम में मजा भी है, क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट में एक सबसे बड़ी चीज मुझे अच्छी लगती है कि इसमें थ्रिल है, मिस्ट्री है, सस्पेंस बहुत है कि अगले सेकंड क्या होने वाला है, हो रहा है कुछ ना कुछ, इसमें रुका हुआ नहीं है। हर सेकंड हर एक मिनट आपको कैंडल्स ऊपर नीचे चलती हुई दिख रही है, हर एक सेकंड हर एक मिनट कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आदमी को मोटिवेटेड रखते हैं और नई नई चीजें होती रहती है। बट इसके ये थ्रिल के साथ कई बार बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है। इट्स अ वेरी हाई पेस्ड, जैसे आपने बोला कि हर पल कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है। तो ऐसे में ऑन अ पर्सनल नोट आप अपने आप को अनवाइंड कैसे करते हैं? हाउ डू यू स्टे सेंटर्ड इन योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि मार्केट फुल टाइम करना एक स्ट्रेसफुल बात है। मेरा ऐसा है कि मेरे साथ लोग काफी जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया प्रेजेंस मेरा है, तो लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए मुझे खुद को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। Correct. चाहे मुझे दिख रहा है सामने कि वॉर चल रहा है या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मेरा ये भी हमें पता रहता है कि ये वॉर भी लाइफ टाइम के लिए नहीं चलेगा, ये कोई ना कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद में वापस नहीं, परमानेंट नहीं है। तो खुद को मोटिवेटेड करके फिर लोगों को गाइड करना पड़ता है। मॉर्निंग में 6-7 बजे से लोगों के मैसेजेस, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, वो सब चलते रहते हैं। तो डी स्ट्रेस कैसे करते हैं? मैं फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। मैं फोकस्ड कि जब भी मुझे समय लगता है मैं घूमने चला जाता हूँ, मैं थोड़ा भागदौड़ करता हूँ, दूसरे जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनके ऊपर फोकस करता हूँ। और जितने ज्यादा आप लोगों से जुड़े हुए रहते हैं ना, कम्युनिकेशन जितना आपका रहता है, तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं आता है। जितना ज्यादा आप कम्युनिकेशन बढ़ाओगे, अलग अलग लोगों से बातचीत रहेगी आपकी, तो फिर स्ट्रेस अपने आप गायब हो जाता है। वेल, ऑन दैट नोट हम यहीं पे रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच गौतम, हमारे साथ इतना डिटेल में बात करने के लिए, अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में भी और इन्वेस्टर्स के साथ स्ट्रैटेजीज और इनसाइट्स शेयर करने के लिए भी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
That's all for this episode of Market Pillars Uncovered. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मनी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ फास्ट प्रॉफिट्स का गेम नहीं है. इट्स अबाउट आइडेंटिफाइंग रियल अपॉर्चुनिटीज, अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और हर मार्केट साइकिल के बीच ट्रू वैल्यू को पहचानना. और इसी जर्नी में मनी टीवी हमेशा आपके साथ रहेगा, बिकॉज मनी टीवी इज ऑल अबाउट फाइंडिंग ट्रू वैल्यू हियर. Until next time, invest smart, stay informed.